जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 14 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करते हैं। प्लस यूपीपीसीएस में फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को तुरंत ज्वाइन कर लो। ये नंबर 1 कोर्स है, नंबर 1 बैच है यूपीपीसीएस का। प्लस जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर यहां पर तैयारी करवाई जाती है। तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो आप पेड कोर्स को ज्वाइन करिए। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से इंस्टाग्राम का पेज है, ये भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहां पर हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के 6 टॉपिक्स हैं और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये जनरल स्टडीज का टॉपिक है। तो ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा आगे की बात करें तो मौर्यन लेगेसी के बारे में बात हो रही है, तो ये मौर्यन एम्पायर का टॉपिक अगेन जीएस पेपर 1 के अंदर प्राचीन भारत का जो इतिहास है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। फिर आयुष्मान भारत फॉर एल्डरली से रिलेटेड हम लोग को चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे। स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है जीएस पेपर 2 का। फिर हम लोग को डायबिटीज मैनेजमेंट और सुक्रालोज से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है तो इसको हम लोग समझेंगे, जीएस पेपर 3 के अंदर आएगा। फिर इसके अलावा हम लोग को आज की डेट में जो है एक क्लाउड जो है वो देखने को मिल रहा है जिनका नाम है पायरो क्यूमू क्यूमिलो निम्बस। पायरो क्यूमिलो निम्बस, ये क्लाउड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। अगेन जीएस पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में आने की संभावना 90% से ज्यादा है। फिर इसके अलावा हम लोग जो है वो सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करने पर जो है वो फोकस कर रहे हैं। ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो सबसे, और पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज मैं बोलूंगा नोट डाउन करने की वही नोट डाउन करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अर्थक्वेक इंड्यूस रिवर कोर्स चेंजेस, नदी मार्ग में भूकंप प्रेरित परिवर्तन। अब देखो, टाइटल से क्या समझ में आ रहा है, आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो गई है कि भूकंप के कारण नदी का मार्ग जो है वो चेंज हो रहा है, या नदी का रूट जो है वो चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी चीज। तो स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है रिवर चैनल्स की गंगा डेल्टा में, और इसमें यह आया है कि काफी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई हैं जिसके कारण नदी की जो पाथ है, जो रास्ता है, वो चेंज हुआ है। तो रीसेंट रिसर्च ने जो है वो ये चीज बताई है कि एंशिएंट पीरियड पे जो अर्थक्वेक हम लोग को देखने को मिले हैं 2500 साल पहले के आसपास, इन्होंने गंगा नदी के जो कोर्स है, जो रास्ता है, उसको जो है वो चेंज किया। तो ये स्टडी के थ्रू पता लगा है। तो अब देखिए, एक और नया पॉइंट आपको मिल गया। जब अर्थक्वेक से रिलेटेड आंसर लिखोगे, भूकंप से रिलेटेड आंसर लिखोगे, तो आप ये भी लिख सकते हो कि नदियों का मार्ग या नदियों की दिशा बदलने में भूकंप की भी एक भूमिका होती है। यानी कि भूकंप जो है वो नदी की दिशा तक बदल सकता है, उसका रास्ता बदल सकता है, उसका कोर्स बदल सकता है, उसका पाथवे बदल सकता है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी, ये चाहो तो लिख सकते हो आप एक पॉइंट अपना लाइन बना के। फिर इस डिस्कवरी ने बहुत सारी चिंताएं जो है वो व्यक्त कर दी कि भाई इससे तो फ्यूचर में भी दिक्कतें आ सकती है, स्पेशली जो क्षेत्र डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां पर ज्यादा आबादी हम लोग को देखने को मिलती है, गंगा मेघना ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। राइट, इस क्षेत्र जो ज्यादा आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, तो अगर आगे चल के भी अर्थक्वेक होता है तो फ्यूचर के लिए भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारा एरिया जो होगा वो नदी की चपेट में आ जाएगा, बाढ़ हम लोग को देखने को मिलेगी, पूरी की पूरी आबादी नष्ट हो सकती है ना। तो इंपैक्ट जो है वो अर्थक्वेक का रिवर के कोर्स पे क्या है, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो रिसर्च के अंदर जो है ये पता लगाया गया, पैलियो चैनल गंगा डेल्टा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक पैलियो चैनल है जो इंडिकेट करता है कि नदी जो है वो, उसने अपना रास्ता जो है वो चेंज किया है। जब एक अर्थक्वेक आया था 2500 साल पहले, एक भूकंप आया था उस समय, और अर्थक्वेक जो है ये इंडो बर्मा माउंटेन रेंज में ओरिजिनेट हुआ था, ये शिलोंग हिल्स में ओरिजिनेट हुआ था, जहां पर इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में मिलती हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अभी अभी के लिए आपको ये चीज समझ में आ गई कि अर्थक्वेक से, भूकंप से जो है वो नदी का रास्ता चेंज हो सकता है। फिर सिस्माइट्स, सेडिमेंट्री बेड्स, ये सेस्मिक मूवमेंट्स के कारण जो है वो क्या हुए, डिफॉर्म हुए, चेंजेस आए इसके अंदर। ये इस क्षेत्र में आइडेंटिफाई किया गया। मतलब कि सिंपल शब्दों में आपको बोलूं कि जमीन के नीचे जब कुछ चीजें को स्टडी किया तो ये पता लगा कि एक समय पर यहां पर पानी हुआ करता था, अब यहां पर पानी नहीं है और ये पानी नदी का था।
राइट, भूमि के नीचे। तो इन इन बेल्ट्स को यानी कि नीचे वाले जोन को जो है वो स्टडी करके, नीचे वाले क्षेत्र को, सेस्माइट क्षेत्र को स्टडी करके, धरती के नीचे वाले, तो ये रिसर्च जो है वो सामने आई। ये तब होता है जब कोई भी सेस्मिक वेव्स प्रेशराइज करती है एक लेयर के ऊपर वाटरी सैंड की, मतलब कहीं पर भी जब ऊपर पानी होता है और उस समय जो सेस्मिक वेव्स होती है, तो ये सेस्माइट्स करके एक क्षेत्र जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और इसी के कारण हमें देखने को मिलता है जो मडी लेयर होती है, मिट्टी वाली जो परत हम लोग को देखने को मिलती है, वो क्या होती है, बर्स्ट होती है, फूट जाती है एक प्रकार से, राइट। क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो उसके अंदर से आपने पढ़ा है अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बहुत, जीएस पेपर 1 के अंदर। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जनरल स्टडीज में आपको पढ़ना ही आपका टॉपिक ही है जीएस के अंदर, राइट। टू लार्ज सैंड डाइक्स ये डिस्कवर जो है वो किए गए, दो बड़े बड़े हम लोग को जो है वो देखने को मिले कि बांधों की खोज जो है वो हुई, सैंड डाइक्स की खोज हुई। और ये बताया जा रहा है कि पैलियो चैनल्स के ईस्ट में 1 किलोमीटर पर हम लोग को देखने को मिले। और ये स्ट्रक्चर जब बनाया गया था, जब अर्थक्वेक ने जो है वो रिवर की बेड को डिस्टर्ब किया था, यानी कि नदी के नीचे वाले जो जमीनी क्षेत्र है उसको डिस्टर्ब किया था, जिसके कारण से लिक्विफैक्शन हुआ और यहाँ पर सेडिमेंट जो है वो लिक्विड की तरफ फ्लो किया, यानी कि जो हम लोग को देखने को मिलता है ना कि नदी अपने साथ जो है बहुत सारे रेती कंकड़ लेकर आती है। तो जब भी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि अर्थक्वेक होता है, आपको पता ही है कि अर्थक्वेक के समय पर चीजें वाइब्रेट होती हैं, शेक होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है बहुत तेजी से। तो जब ये एनर्जी रिलीज होती है और उसके ऊपर अगर नदी वगैरह कहीं पर है, तो आप देखोगे कि वो मिट्टी वाले एरिया पर जो है ऑब्वियस सी बात है कि उस फोर्स को, शेक को जो है वो ज्यादा प्रेशर जो है वो लगेगा। तो ये इसी इसी चीज को इन्होंने स्टडी किया कि भाई कहां पर किस तरीके का प्रेशर और कैसा जोन जो है वो बना है। तो उसके थ्रू इनको पता लग गया कि भाई अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण नदी का कोर्स, नदी का रास्ता भी शिफ्ट हो सकता है। बस यही चीज आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, यहां पर ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनिसेंस, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनिसेंस का उपयोग जो है वो किया गया, ये देखने के लिए कि किस समय नदी ने अपना रास्ता जो है वो चेंज किया और किस समय जमीन के नीचे जो है वो सैंड डाइक्स बने। दोनों ही इवेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो निर्धारित करते हैं कि कब हुए, 2500 साल पहले के आसपास जो है वो देखने को मिले थे कि हुए थे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज और उनके इम्प्लीकेशंस जो है वो क्या होता है, यानी कि जब भी आपस में दो प्लेटें टकराती हैं धरती के लिथोस्फीयर पर, स्थल मंडल जो है पृथ्वी का, उसमें जब आपस में दो प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं हम लोग। तो धरती का लिथोस्फीयर जो है वो काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो आई थिंक ये सभी को पता है। काफी सारी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और माइनर तो बहुत ही सारी हैं, राइट। ये जो है वो मूव कर रही है कन्वेक्शन करेंट्स के कारण, राइट। कहां पर, एस्थीनोस्फीयर पे ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज, अच्छा जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है तो उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने नहीं ले रखा आप ये सब नोट्स जो है वो बना सकते हो। और ये मूवमेंट के कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि काफी सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि काफी सारे अलग अलग प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचनाएं हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिफ्ट, फॉल्ट्स, ये बनते हैं। यानी कि जब आपस में दो प्लेट्स टकराती हैं तो पहाड़ भी बन सकता है। हिमालय जो हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने का ही रिजल्ट है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हिमालय जो है वो यंगर माउंटेन्स है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, वो इसलिए बोलते हैं। और अर्थक्वेक जो है वो टिपिकली हम लोग को देखने को मिलता है कि प्लेट बाउंड्रीज में होता है और वो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में कैटेगराइज इसको किया गया है। किस किस में किया गया है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित सीमाओं, यानी कि बाउंड्रीज में जो है वो उनको कैटेगराइज जो है वो किया गया है, राइट, वर्गीकृत किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, ये क्या होता है तो जीएस के कोर्स में आपको जो है वो मिलेगा डिटेल में जानकारी, राइट, कि आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, राइट। तो वो सब चीज है। मूवमेंट जो है इस बाउंड्री की वो जनरेट करती है बहुत स्ट्रेस। और कब हम लोग को देखने को मिलता है, जब आपस में एक दूसरे से टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, वेव्स रिलीज होंगे, राइट। और एक सिमिलर अर्थक्वेक जो है वो आज की रेट में बहुत ज्यादा डिवास्टिंग हो सकता है। ये 170 मिलियन लोग जो इंडिया के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, उनको बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है, जो कि गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के पास में जो है वो रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि आज की डेट में हमने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करके रखा है नदियों के पास में। क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल तो राइज हो ही रहा है, तो रिस्क भी जो है वो नदियों के कोर्स चेंज होने का वो भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। फिर इसके अलावा हम लोग को अब फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, तो फ्यूचर रिसर्च में फोकस हम लोग को करना चाहिए ये समझने के लिए कि भाई अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी जो है, जो नदियों के रास्ते को चेंज कर देगी, वो कितनी होनी चाहिए, राइट।
और हमें अर्थक्वेक फोरकास्टिंग मेथड्स को प्रिपेयर करना है। हालांकि आज तक तुरंत जो है पता नहीं लग सकता कि कब कितनी देर में अर्थक्वेक जो है वो आएगा, राइट? तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। कई बार कुछ सेकंड्स पहले ही बस पता लगता है और कई बार कुछ मिनटों पहले। तो हमें अपने जो फोरकास्ट जो है उस पर काम करना जरूरी है। हमें पहले से ही अनुमान लगा ले हम लोग कि इतने टाइम पर अर्थक्वेक आने वाला है, जिससे कि पॉपुलेशन को जो है वो डिजास्टर से बचा पाए, आबादी को किसी प्रकार की आपदा से बचा पाए। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार मिलकर इस चीज पर जो है वो काम करें, रिसर्च करें, मॉनिटर करें, प्रिपेयर हों, राइट? इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर से अवेयरनेस क्रिएट करें पॉलिसी मेकर्स के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में, कि इस प्रकार का इशू जो है वो आ सकता है आने वाले समय में। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है जो इन्फ्लुएंस करती है धरती के एवोल्यूशन को, यानी कि उसके रास्ते को जो चेंज कर देती है, इसको लिंक किया गया हिस्टोरिकल इवेंट से, जिस समय हमें देखने को मिला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था। रिसर्चर्स ने ये तक आर्ग्यू किया कि रिपीटेड फ्लड्स जो इंडस नदी में हम लोग को देखने को मिल रही है वो भी पॉसिबिलिटी है कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण हुई होगी। और इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, इसी अर्थक्वेक के कारण, क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को पढ़ते हो तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक के अंदर जो उसका डिक्लाइन हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो खत्म हुई है, उसके पीछे के कारण आपने अर्थक्वेक भी पढ़ा है कि वहां पर भूकंप आने की संभावना भी, मतलब हुआ होगा कि वहां पर भूकंप की वजह से आबादी जो है वो शिफ्ट हो गई, कहीं और चली गई, है ना? अब भूकंप की वजह से नदी का कोर्स भी चेंज हुआ, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि वहां पर बाढ़ बाढ़ आने के ट्रेसेस भी जो है नजर आएंगे। हो सकता है कि वहां पर बाढ़ आई हो, तो ये भूकंप के कारण, जो भूकंप के कारण ही बाढ़ आई होगी और नदी का रास्ता जो है वो शिफ्ट हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। ये सब चीजें भी इसके साथ लिंक की जा रही है इस रिसर्च के साथ। तो कुछ नहीं था इस टॉपिक के अंदर, बहुत सिंपल सा टॉपिक था कि भाई भूकंप जो है उसके कारण नदी का रास्ता चेंज हो सकता है, बस यही चीज कंक्लूजन में आपको ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग आज की डेट में डीप सी मिशन पर काम कर रहे हैं। कि आपको पता है ये वाली चीज कि हम जितना ज्यादा हमारे स्पेस को, अंतरिक्ष को जानते हैं, इतनी सारी चीजें जो हमने अंतरिक्ष में खोज करी है, उसका बहुत, मतलब बहुत से भी, आधे से भी कम हमने समुद्र के नीचे रिसर्च करी है। सोचिए आप, यानी कि हमारे पास जिस धरती पे हम रह रहे हैं, वहां पर जो इतना बड़ा समुद्र है, उसको, उसके अंदर ऐसी आज की डेट में भी बहुत सारी चीजें जिनकी हमें जानकारी है ही नहीं। तो इसके लिए हमारी डीप सी मिशन है जिस पर इंडिया काम कर रही है। तो बताया यही जा रहा है कि इंडियन ओशियन के अंदर हमें देखने को मिला कि 3 अंडर वाटर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स पाए गए, राइट? जो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो कितनी तेजी से समुद्र के नीचे मिशन पर काम कर रही है, अंडर वाटर या डीप सी मिशन पर जो है वो काम कर रही है। ये नाम जो प्रपोज किया गया वो इंडिया के द्वारा किया गया और इसको इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा जो है वो अप्रूव किया गया। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये लिख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1921 में। ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेटिव और टेक्निकल बॉडी है, मतलब आपस में गवर्नमेंट मिलती है और कंसल्ट करती हैं और कुछ टेक्निकल चीजों पर काम करती हैं। अब हाइड्रोग्राफिक शब्द यहां पर आ ही गया है, तो किस चीज पर? मरीन एनवायरमेंट, यानी कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने पर और उसको प्रोटेक्ट करने पर, उसकी सेफ्टी पर। तो समुद्री क्षेत्र की सेफ्टी प्रोटेक्शन पर एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो मिलकर बात करती है और टेक्निकल रिकमेंडेशंस देती है कि क्या क्या चीजें करी जाए जिससे कि समुद्री क्षेत्र को हम लोग जो है वो बचा सकें। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, बस आप लिखेंगे नहीं वाला ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना कि भाई सभी कंट्रीज के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एक समान हो, प्रॉपर टर्म्स एक समान हो, प्रमोट करना रिलायबल और एफिशिएंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे मेथड, और हाइड्रोग्राफी को एडवांस करना कि ज्यादा से ज्यादा समुद्र के नीचे का मैप हम लोग जो है वो तैयार कर सकें। इस पर ये मेनली काम करती है। बात समझ में आ गई? बस आपको तो सिर्फ ये जितना मैंने आपको बताया लिखने का, सिर्फ इतना ही बस जो है वो अभी के लिए लिखना है। नेक्स्ट, अब ये भी लिखो आप, यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन की यहां पर बात हो रही है। यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, तो आईओसी जो है वो प्रमोट करती है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन प्रमोट करती है कि इंटरनेशनली सभी कंट्रीज आए और मरीन साइंस पर काम करें। किस पर जो है वो काम करें? मरीन साइंस, समुद्री विज्ञान पर सभी कंट्रीज मिलकर आकर काम करें। बस इतनी सी चीज आप लिखेंगे। इसके अंदर 150 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं।
इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी इसकी मेंबर है 1946 से। और आईओसी जो है वो कोऑर्डिनेट करता है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो दशक है 2021 से 2030 का, ये भी लिख लेना आप। सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान के संयुक्त राष्ट्रीय दशक 2021-2030 के साथ कोऑर्डिनेट करता है, जिसको हम लोग ओशियन डिकेड के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है ओशियन डिकेड कौन सा है, ओशियन दशक, महासागर दशक जो है वो कौन सा है, तो 2021 से 2030 का। तो बस इतना लिख लो आप। अब जो अभी हमें देखने को मिला कि इंडियन ओशियन के अंदर जो 3 स्ट्रक्चर्स पाए गए, तो ये इंडियन सदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट है कि हम लोग जो है वो ओशियन पर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। और इस मिशन का नाम इंडियन सदर्न ओशियन रिसर्च प्रोग्राम है, 2004 में जिसको शुरू किया गया था नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च के साथ मिलकर, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है। ये प्रोग्राम देखता है कि भाई क्या क्या चीजें समुद्र के नीचे है, कौन सी जैव विविधता है, पूरा उसका मैप बनाने पर काम करता है, राइट। इसके अंदर 7 स्ट्रक्चर्स अभी तक जो है वो देखने को मिले हैं, जिनको नाम दिया गया है, जो इंडियन ओशियंस पर पाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि पहले के स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिले, जैसे रमन रिज 1992 में मिला, इनका नाम इस चीज का नाम रखा गया सर सीवी रमन के नाम पर। फिर एक पन्नीकर सी माउंट हम लोग को जो है वो देखने को मिला, राइट। फिर एक हम लोग को सागर कन्या सी माउंट देखने को मिला। फिर डीएन वाडिया ग्योट हम लोग को देखने को मिला। तो ये सब चीजें समुद्र के नीचे जो है वो नजर आई। और रिसेंटली जो 3 चीजें नजर आई, अब ये लिख लो आप, अशोका सी माउंट, काल पत्रु रिज और चंद्रगुप्त रिज। तो बस ये चीज आप जो है वो मेंशन करेंगे। ये 3 चीजों के नाम, 3 चीजें जो समुद्र के नीचे पाई गई, 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे एरियाज, ऐसे रिलीफ फीचर्स, तो इनके ये 3 नाम है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा काफी डिटेल में, और पढ़ना ही आपको डिटेल में इनका टाइम पीरियड वगैरह। तो ये यहां से इसके नोट्स मत बनाओ। अशोक के बारे में आप जो है वो जानते ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य वाले याद होगा आपको, इन्होंने जो है वो नंदा डायनेस्टी को खत्म करके अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। अशोक अपनी धम नीति के लिए जाने जाते हैं, भेरी घोष को खत्म करके धम नीति इन्होंने शुरू करी थी। वो मुझे बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि भेरी घोष क्या होता है, किस चीज को बोलते हैं भेरी घोष। फिर कालपत्रु एक संस्कृत टर्म हम लोग को देखने को मिलता है, विश फुलफिलिंग ट्री, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स को वो सिंबलाइज करता है, राइट, कि भाई आप अपने जितने भी सपने उनको पूरा जो है वो कर सकते हो, कालपत्रु, ठीक है। अलग अलग अंडर वाटर स्ट्रक्चर या रिलीफ हम लोग को ओशियन फ्लोर पे देखने को मिल रहा है। जैसे ओशियन फ्लोर या फिर सी बेड की बात करेंगे, समुद्र के नीचे का पूरा तल या समुद्री तल जिसको हम लोग बोलेंगे, तो 70% से भी ज्यादा धरती के सरफेस का है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जीएस के अंदर आ जाता है, ज्योग्राफी के नोट्स में। यहाँ पर फॉस्फोरस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, ये सब इस प्रकार के तत्व जो है वो पाए जाते हैं। ओशियन रिलीफ जो है वो कैसे बनती है, समुद्र के नीचे का जो तल है या तलछट जो है वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनता है। कई बार इरोजन के कारण, कई बार डिपोजिशन के कारण, कई बार वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनता है, क्योंकि समुद्र के नीचे भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। जीएस में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। ओशियन फ्लोर्स के अंदर काफी सारे जोन्स होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप, एक कॉन्टिनेंटल राइज, एक एबिसल प्लेन, एक ओशियनिक डीप्स और ओशियन ट्रेंचेस। अब देखो ये सब चीजें जो है ना, ये फोटो के माध्यम से पढ़ोगे तो अच्छे से आपको जो है वो याद रहेगी। ये जीएस में जो है वो बताया जाता है। कुछ और फीचर जैसे कि कैनियंस, मिड ओशियनिक रिज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी माउंट्स या और ग्यूट्स, और फिर अटॉल्स, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जामिनेशन में अक्सर आती हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने जीएस का बैच जो है वो नहीं लिया है तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में बैच अवेलेबल है, जरूर ले लो, राइट। और क्लासेस जरूर करो, क्योंकि ये सब पूरी चीजें जो होती है ना, हमने ज्योग्राफी में पूरी कवर कराई है एक एक करके, और इससे कई ज्यादा चीजें कवर अप हुई हैं जो हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बात आगे बढ़ेंगे। तो आयुष्मान भारत फॉर एल्डरली के एक्सपेंशन चैलेंजेस की बात हो रही है कि भाई क्यों बुजुर्गों के लिए जो ये आयुष्मान भारत जो है ये स्कीम,
इसके विस्तार में क्या-क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है। तो इंडिया की जो आयुष्मान भारत स्कीम है, तो आप सभी को पता है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हम लोग जो है वो इंश्योरेंस कवर जो है वो दे रहे हैं, राइट? सभी लोगों को, गरीबों को, राइट? कहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह में उनका बिल जो है वो ना आए, राइट? सरकार जो है वो पूरा खर्चा उठा रही है, राइट? तो ये सरकार का इनिशिएटिव है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कराने का। तो ये बात आप सभी को पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कराने की सरकारी पहल है। जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के अंदर, वो बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से। अब बुजुर्ग लोग जो है उनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज तो आते ही हैं, राइट? कुछ ना कुछ। तो गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको एक्सपेंड करेगी, और सभी लोग जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। इसमें कोई भी इनकम स्लैब नहीं है। आप 70 साल से ऊपर के हो तो आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हो, विच वुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द स्कीम सस्टेनेबिलिटी, जो कि इस योजना की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो डाल सकता है। और काफी अच्छी चीज है, सरकार बहुत अच्छी जगह पर फोकस कर रही है, ये तो मतलब सराहनीय है, राइट? नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है, तो राइजिंग एडमिशंस एंड कॉस्ट। अब डेटा एक आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, राइट? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक डेटा आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आउट ऑफ नियरली 6.2 करोड़ अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स एडमिशंस अंडर आयुष्मान भारत until January 2024, 57.5 lakh admissions involved senior citizen age 70 years and above। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि 6 करोड़ हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोग, कब? 2024 में, 2024 तक, जनवरी 2024 तक। उनमें से लगभग 50 लाख लोग, मान लेता हूं मैं, ठीक है, 57 लिखा है, 60 मान लो, चलो 60 लाख लोग। तो 6 करोड़ में से 60 लाख मतलब 10% बुजुर्ग की पॉपुलेशन नजर आ रही है जिनकी उम्र 70 से ऊपर है। गवर्नमेंट ने खर्चा यहां पर किया है 79,200 करोड़ का ट्रीटमेंट में इस स्कीम के तहत पिछले 6 सालों में, और लगभग 9,900 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जो लोग बुजुर्ग हम लोग को देखने को मिले 70 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं। तो लगभग 10% के आसपास भी यहाँ पर भी, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है वो खर्चे में। आप 10% ऑन एन एवरेज ले लो कि 10% हमें 70% से ज्यादा, और मतलब 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग नजर आ रहे हैं। बस ये ध्यान में रखो, लिखना नहीं है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इनका जो बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको बहुत सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रॉनिक यानी कि ऐसी ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानियां जो लंबे समय की होती हैं। तो इनका ट्रीटमेंट भी जो है वो लंबा चलता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। उनको बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, आईसीयू में बहुत लंबे समय तक उनको रहना पड़ता है, राइट? तो ये सब मतलब हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके लिए अब देखो, ये प्रॉब्लम आप बोल नहीं सकते, आप इसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन क्या निकलेगा कि भाई और आईसीयू के बेड्स लगवाओ और व्यवस्था करो, राइट? आईसीयू की, एमआईसीयू की, है ना? फिर प्रपोर्शन जो है वो एल्डरली एडमिशन का जो है वो इस स्कीम के तहत वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में। महाराष्ट्र, केरला के अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग एडमिट हुए हैं, 20.49% और 18.75% रिस्पेक्टिवली। महाराष्ट्र में 20% और 19% केरल में। और तमिलनाडु के अंदर लोएस्ट से मात्र 3-4% ही लोग देखने को मिले जो बुजुर्ग लोग थे जिनका एडमिशन हुआ था, एडमिट हुए थे जो। और तमिलनाडु कॉस्ट पर एल्डरली पेशेंट जो है वो सबसे ज्यादा हाई था तमिलनाडु के अंदर। बुजुर्ग लोग पर खर्चा सबसे ज्यादा हुआ है पर पेशेंट के हिसाब से अगर बात करें तो। फिर लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी जो इंडिया के अंदर है, लासी की स्टडी। अब ये लिखोगे आप, ये लिख लो, लासी, लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, लासी। इसकी रिपोर्ट में ये आता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 60 साल से ऊपर के उम्र की, वो बढ़ेगी। 8.6% थी 2011 में, अब 19.5% हो जाएगी 2050 में। ये लिख लेना कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग की आबादी है वो 2011 में थी 8.6% पूरी आबादी का, ये बढ़कर 2050 तक 19.5% हो जाएगी। एग्जैक्टली ये लिख लो। इसका मतलब ये है एल्डरली पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है, ये भी लिख लेना। जो बुजुर्ग लोग जो है ये ट्रिपल हो जाएंगे, 3 गुना ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे 2011 से 2050 तक। अब एग्जैक्ट ये 103 मिलियन लिखना चाहो तो लिख लो, 319, 103 से 319 मिलियन हो जाएगा। बड़ा ध्यान में रखना, 2011 से 2050 तक हमारी कंट्री के अंदर बुजुर्गों की पॉपुलेशन 3 गुना ज्यादा हो जाएंगी। अभी चल रहा है 2024,
50 तक मतलब कितने साल बचे? ऑलमोस्ट 25 साल मान लो, 26 साल। 26 साल मैं भी बुजुर्ग हो जाऊंगा। आप में से और भी काफी सारे लोग भी उस लाइन में रहो आ जाएंगे। मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये भी नहीं पता अभी तो। कुछ नहीं कह सकते ना आप। आजकल स्थिति वैसे ही चल रही है और मेरा तो लाइफस्टाइल भी बहुत खतरनाक है। सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, तो बड़ा खतरनाक सिनेरियो कभी कभी मतलब वैसे इतना डरता नहीं हूं मैं। जैसे काफी सारे लोगों को थोड़ा सा, जैसे मेरे दोस्तों से मैं बात करता हूँ, कई बार उनको डर लगता है कि यार बुजुर्ग स्टेट में जो है वो क्या होगा। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि बुजुर्ग लाइफ मेरी आए। वो थोड़ी सी पेनफुल होती है यार। मैं देखता हूँ ना कुछ बुजुर्गों को, कुछ कुछ तो बहुत बहुत फिट रहते हैं, ऐसा नहीं है। बट मैं कुछ कुछ को देखता हूँ कि वो बड़े पेनफुल स्टेट में जो है वो रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो वाली कंडीशन आने से पहले डिस्काउंट हो जाए अपना। तो आगे की बात करें तो पोटेंशियल एक्सपेंशन इम्पैक्ट, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रपोजल रखा है कि भाई आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर सभी जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है उनको शामिल करो। रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, भाई वो कितना कमाते हैं, उनकी इनकम इनकम क्या है, उस स्लैब को छोड़ो, सबको शामिल करना है। अब इसमें हमें देखने को मिलेगा कि लगभग 4 करोड़ और नए बेनिफिशियरी शामिल हो जाएंगे। हाउएवर ये एक्सपेंशन में चिंता जो है वो व्यक्त की जा रही है फंडिंग से रिलेटेड, क्योंकि करंट एलोकेशन जो है वो इस स्कीम में वो 7,300 करोड़ रुपए है, राइट। और मात्र 100 करोड़ ही पिछले बजट से इसमें ऐड किया गया है। और इसमें अगर आप और भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करोगे तो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी जो है वो और प्रिविलेंट हो जाएगा डेमोग्राफिक्स में। यानी कि और ज्यादा लोग फिर अब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना शुरू करेंगे और बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो यार, ये तो नॉर्मल सी बात है, बट सरकार अगर ये सोच रही है तो बहुत अच्छा सोच रही है। और इस चीज को सोचना नहीं है, तुरंत इंप्लीमेंट करना है। मेरा मेरा मानना तो ये है, आपका क्या मानना है बताइएगा। एक्सपर्ट्स ने चिंता व्यक्त करी कि कॉस्ट जो आप हो रहा है इस डेमोग्राफिक के अंदर जो कवर करोगे वो बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि 40% अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, जो पुअरेस्ट है, गरीब लोग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, उनको जो है वो कवर और भी करेंगे हम लोग। और मेकिंग द स्कीम फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी अ क्रिटिकल इशू फॉर पॉलिसी मेकर। तो वही है कि पैसे इस स्कीम को जो है वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना है हम लोग को। मतलब कि भाई पैसा भी जो है वो लगे इफेक्टिव तरीके से। और बजट का प्रॉब्लम, फाइनेंस का प्रॉब्लम, बस ये बताने की कोशिश की गई कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर है वो फाइनेंस का है, पैसों का है। तो भाई हम ये पैसों का प्रॉब्लम बोलकर जो है वो इतनी अच्छी मतलब इनिशिएटिव है उसको छोड़ नहीं सकते। पैसे की हमें दूसरी जगह से व्यवस्था करनी पड़ेगी। बट ये स्कीम मेरे हिसाब से लागू होनी चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत फायदा होगा इसमें सभी लोगों का, स्पेशली मिडिल क्लास लोग। क्योंकि पुअरेस्ट को तो बेनिफिट मिल ही जाता है, बट चपेट में कौन आता है? मिडिल क्लास। यस। परेशान होते हैं कौन? मिडिल क्लास। तो उनको इस स्कीम का काफी बेनिफिट मिलेगा, एक राहत मिलेगी। अब देखो आगे क्या करना चाहिए, तो हमें स्पेशलाइज्ड पैकेज बनाने चाहिए। जो ये कॉमन जो कंडीशंस हम लोग को, गैरियाट्रिक कंडीशंस जो देखने को मिलती हैं, गैरियाट्रिक मतलब जो जो ये वृद्ध अवस्था वाली जो कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। सामान्य वृद्धावस्था जिसको बोलते हैं, ये स्थिति जो है, तो उसमें अच्छी तरीके से स्कीम के अंदर ही हम एलोकेशन जो है फंड्स का कर सकें। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं कुछ भी। बजट एलोकेशन बढ़ाओ, राइट। फोकस करो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर, राइट। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब कि भाई आप टारगेट करो क्रॉनिक कंडीशंस को, यानी कि लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो है वो टारगेट करो, ठीक है। और जिससे कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना आए, रेगुलर चेकअप्स वगैरह के थ्रू, राइट। पहली सिम्टम्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर लो, इलाज शुरू कर दो, क्योंकि अर्ली एज पर इलाज शुरू हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो है वो बेटर हो सकता है और बीमारी क्योर हो सकती है जल्दी। सुक्रालोज और डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है गाइस। तो इसमें जो टर्म हम लोग को नजर आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रीसेंट रिसर्च इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रही है जो बता रही है कि ये सुक्रालोज का क्या इफेक्ट होता है। सुक्रालोज क्या है? ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अच्छा, आपने देखा है वो येलो कलर की एक डब्बी होती है, राइट, जिसको अपन शुगर फ्री के नाम से जानते हैं। जो भी लोग घर पर ये डब्बी यूज कर रहे हैं आज, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फेंक दो, क्योंकि फेंकोगे तो पिटाई हो जाएगी घर पे, राइट। अगली बार उसको लेके मत आना, जितनी बची है उसको यूज कर लो, खत्म करो। उससे बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, पता है आपको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है उससे। ये ऐसी काफी सारी रिसर्च में ये चीज सामने आई है।
उससे बेटर है नॉर्मल शक्कर ही यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। या तो कम शक्कर यूज करो और वो धीरे धीरे करके देखना आपको शक्कर की आदत कम हो जाएगी। जो भी चाय कॉफी वगैरह लेते हैं, जैसे मैं कॉफी लेता हूँ, तो जो शक्कर की आदत जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो आपकी कम हो जाएगी जब आप यूज करना कम करोगे, थोड़ा 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 यूज करो। या फिर गुड़ का यूज कर सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है गुड़ वाली चाय हुई या कॉफी, तो मैंने आज तक नहीं पी गुड़ वाली, ऐसा ऐसा कुछ। एक बार ट्राई करी थी गुड़ वाली चाय, तो मजा नहीं आया। तो उससे बेटर है कम शक्कर का उपयोग करो, दैट विल बी फाइन। अब सुनो, ये सुक्रालोज क्या है ये लिख लो सबसे पहले तो, कि भाई ये सुक्रालोज जो है वो क्या होता है। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, राइट, सुक्रालोज। और ये बेसिकली टेबल शुगर का जो है वो सब्स्टिट्यूट माना जाता है, जो टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करता है। अब एक स्टडी ये प्रोवाइड करा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दिए हैं नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स के बारे में वेट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये भाई शुगर से वेट बढ़ता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिकमेंडेशन है, वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहली चीज तो एक स्टडी जो पब्लिश हुई डायबिटीज थेरेपी के ऊपर लेट जुलाई में, ये बताया गया कि इन्होंने बताया कि क्या इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आप जो है वो सुक्रालोज को कॉफी और टी में जो यूज कर रहे हो, यानी कि आर्टिफिशियल शुगर को यूज कर रहे हैं, मतलब अडल्ट्स, तो 210 अडल्ट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसमें स्टडी कंडक्ट हुई, राइट, जिनको टाइप 2 डायबिटीज थी लगभग 12 हफ्तों के पीरियड में। तो उन पर जब ये रिसर्च की गई तो आउटकम ये निकलता है कि चेंजेस हम लोग को HbA1c लेवल में जो है वो देखने को मिला, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल का। लिख लो भैया, HbA1c लेवल। HbA1c लेवल क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। तो ये एक इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है, एक संकेतक है जो हमें बताता है कि कितने लंबे समय तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो कितना था। तो उसको यानी कि कंट्रोल करने का एक इंडिकेटर है। अब सुनो रिजल्ट क्या निकलता है ग्लूकोज का और HbA1c लेवल का। तो कोई भी चेंज ग्लूकोज या HbA1c लेवल में नहीं ऑब्जर्व किया गया, राइट, कंट्रोल ग्रुप में भी और सुक्रालोज के समय पर भी, यानी कि जब से इन्होंने शुरू किया तब से लेकर जब तक वो कर रहे हैं लंबे समय तक, तो कोई नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट जिन्होंने आर्टिफिशियल शुगर यानी कि सुक्रालोज का उपयोग किया था, इनमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट देखने को मिला बॉडी वेट के अंदर, वेस्ट सरकमफेरेंस में और बॉडी मास इंडेक्स में। मतलब बॉडी का वेट ठीक हुआ बट शुगर लेवल उतना ही था। अब बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से जो उपयोग कर रहे हो, ये वाली जो टैबलेट्स जो होती है शुगर की आर्टिफिशियल टैबलेट्स, राइट, तो ये आपकी हालांकि ओवरऑल कैलोरी जो है और शुगर इंटेक जो है उसको कम कर देगी, जो कि डायबिटीज को मैनेज करने में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। अब आगे की चर्चा करें। अब देखो, शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट को समझ लेते हैं हम लोग। तो सुक्रोज जो है, ये कॉमनली इसको टेबल शुगर बोलते हैं हम लोग, है ना। और ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी चाहो तो लिख लो आप। बट कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एनर्जी के लिए, और शुगर जो है वो खुद ब खुद जो है वो, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो है वो नहीं माना जाता है बेसिकली। और दूसरे फॉर्म जो है वो नेचुरल शुगर के, इसके अंदर फ्रुक्टोस, गैलेक्टोस, ग्लूकोस, लैक्टोस और मेल्टोस आता है, ये भी लिख लेना। शुगर का सब्स्टिट्यूट ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको एनएनएस हम लोग बोलते हैं। वो पीली कलर की आपने देखी होगी डब्बी जो आती है, राइट। इसको सिंथेसाइज किया जाता है लैब के अंदर और नेचुरल हर्ब से ये बनता है। ये स्वीटनर का काम जो है वो करता है। इसके एग्जांपल्स में हम लोग को एस के देखने को मिलता है, राइट, एडवेंटीन देखने को मिलता है, एस्पार्टीन देखने को मिलता है, नियोटीन है, सेचरीन है और सुक्रालोज है। तो ये चाहो तो लिख लो, ये वाली चीज भी लिख लो आप। एक शुगर अल्कोहल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये भी शुगर से जो है बनता है और इसका उपयोग प्रोसेस्ड फूड में जो है वो किया जाता है। ये कुछ कैलोरीज के साथ जो है वो, मतलब अगर नॉर्मल जो शुगर्स में ज्यादा कैलोरीज होती है, इसमें कम कैलोरीज होती हैं, राइट, तो और वो खाने को जो है वो स्वीट बना देता है। फिर ये एरी एरिथ्रिटॉल, आइसोमाल्ट, लैक्टिटॉल, माल्टीटॉल, सॉर्बिटॉल और जाइलिटॉल, तो ये सब इसके एग्जांपल्स शुगर अल्कोहल्स के देखने को मिलते हैं। फिर नोवल स्वीटनर्स की अगर हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो लो कैलोरीज वाले ये हम लोग को देखने को मिलता है, ब्लड शुगर को जो को हाई होने से रोकते हैं, जैसे कि एल्यूलोस, मोंग फ्रूट, स्टीवा,
टैगेटोस, राइट? तो ये सब चीजें, तो ये चाहो तो लिख लो, ये कभी कभी आ सकता है कि भाई ये बताओ ये कौन सा स्वीटनर है, राइट? या फिर ये क्या चीज है, तो ये शुगर का एक आर्टिफिशियल फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डायबिटीज के बारे में बात करें तो लिख लो भाई, ये नाम लिख लो, डायबिटीज मेलिटस इसको बोलते हैं हम लोग। क्या? डायबिटीज मेलिटस। तो ये चीज ध्यान में रखोगे आप। ये कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें बॉडी जो है वो सही तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस जो है वो नहीं करती है, राइट? इसलिए कई बार लोग जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, आपने सुना होगा। और इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो चेंज होता है बॉडी के अंदर, राइट? नॉर्मल रेंज, अब ध्यान में रखिएगा, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होनी चाहिए वो 70 से लेकर 110 होनी चाहिए, और 100 से लेकर 125 जो है वो होनी चाहिए प्री डायबिटिक्स में। वाइल 126 जो होनी चाहिए या उससे ज्यादा जो हो गई अगर, तो डायबिटीज मानी जाएगी। मतलब आप कुल मिलाकर ये मान के चलो कि अगर किसी व्यक्ति का जो लेवल है, किसका? शुगर का 125 तक का है तो नॉर्मल है, 125 के ऊपर है शुगर लेवल तो डायबिटीज का कारण बनता है। ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, बट आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि डायबिटीज एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो 125, राइट? तो आप ध्यान में रखना, ये नॉर्मल रेंज हम लोग को देखने को दी 125 तक, यानी कि 125 के नीचे तो आपको डायबिटीज है वो नहीं है, 125 के ऊपर है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपको जो है वो डायबिटीज है। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, राइट? मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, राइट? पेनक्रियाज के अंदर देखो इंसुलिन कहां पर प्रोड्यूस होता है? पेनक्रियाज में। और ये अफेक्ट करता है 5 से 10% लोगों को जिनको डायबिटीज है, टिपिकली 30 साल से पहले की उम्र में डेवलप हो जाती है ये। फिर टाइप 2 डायबिटीज की बारे में बात करें तो पेनक्रियाज जो है बहुत कम मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है उससे, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और 30 से के बाद जो है वो नजर आती है टाइप 2 डायबिटीज। और इसमें फिर यही वाली दिक्कत होती है कि लोगों को फिर वो शक्कर वगैरह जो है वो छोड़नी पड़ती है, तो ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको ये लेवल बस ध्यान में रखना है। और डायबिटीज मेलिटिस, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो आज की डेट में लिख लो आप ये क्लाउड का नाम, पायरो क्यूमिलो निम्बस क्लाउड। पायरो क्यूमिलो निम्बस क्लाउड। आज की डेट में ये वाले बादल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के जंगलों में आग लगी, और इतनी ज्यादा कि इन्होंने पायरो क्यूमिलो निम्बस क्लाउड जो है वो बना दिए। ये फिनोमेना है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली चमकती है, राइट? और बहुत हमें देखने को मिलता है कि आग लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है तूफान में। बात समझ में आ रही है? और ये एक अलार्मिंग ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि चिंता वाली बात सामने आई है जिसने हाईलाइट किया कि एक्सट्रीम फायर इवेंट्स और क्लाइमेट चेंज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और शुरू हो चुके हैं, राइट? अब देखो पहले समझो आप ये पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है क्या। तो एक चीज आपने देखी थोड़ी सी, ये बनी कैसे? ये बनी पॉल्यूशन से। दिख रहा है ना आपको, जंगल में आग लगी उससे ये बादल बन रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन बादल के अंदर बहुत सारे प्रदूषक हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, पायरो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होते हैं वो पॉल्यूटेंट्स के कारण बनते हैं, प्रदूषकों के कारण। देखो लिखा है, ये एज इट इज लिखना, पायरो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं इनको फायर क्लाउड भी कहते हैं, ये भी लिख लेना। आग के बादल, फायर क्लाउड। ये बेसिकली एक प्रकार से थंडर स्टॉर्म क्लाउड होते हैं, बिजली चमकने वाले तूफान वाले बादल हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये कब बनते हैं? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, किसके कारण? वाइल्ड फायर के कारण, जंगल में आग लगने के कारण, या फिर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल होते हैं जंगल में आग लगने के कारण या वॉल्केनो विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण नजर आते हैं। अब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के कारण ये बादल बन रहे हैं। ये बादल जो है हमें देखने को मिल रहा है, अब ये बन रहे हैं तो ये अपने साथ बहुत सारे वो भी लेकर जाएंगे, ऐश, स्मोक, वाटर वेपर, राइट? और पायरो क्यूमुलिम्बस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के तौर पर जो है ये नजर आते हैं। सिंपल सी चीज है, बस ये आप ध्यान में रखना और कुछ नहीं है इसका। अब बादल है तो बिजली चमकेगी, बारिश होगी, राइट? हवाएं जो है वो चलेंगी, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है।
अब पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इवेंट बढ़ के हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हीट के कारण ये इस प्रकार के बादल देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को नजर आ रही है, राइट? तो ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर के कारण ये बादल बन जाते हैं, अभी हमने देखा। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाइल्ड फायर के इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। आप जान ही रहे हो जंगल में कितनी ज्यादा आग लग रही है, राइट? ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। आपको बस ये समझना था कि ये पायरो क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या होता है, तो वो आपको समझ में आ गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है इसमें। नेक्स्ट, हम आज की रेट में टारगेट कर रहे हैं किसके ऊपर? सी वीड के ऊपर, जिसको बोलते हैं समुद्री शैवाल। ये भी जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 1 में भी इसका उपयोग हो सकता है और इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी पेपर 3 में इसका उपयोग कर सकते हो आप। तो इंडिया का जो कोस्टल क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सीवीड हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से उसकी खेती करें। और ये सीवीड एक ऐसा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बट इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस करी है एक स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू हम लोग सीवीड वैल्यू चेन डेवलप करेंगे और सीवीड को वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि समुद्री शैवाल को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी में भी फायदा होगा और लोकल कम्युनिटीज को वो की आजीविका में सुधार आएगा। सीवीड फार्मिंग के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का भी, पर्यावरणीय स्थिरता का भी, राइट? अब सुनो ये सीवीड क्या चीजें हैं। तो सीवीड जो है ये प्रिमिटिव नॉन फ्लावरिंग मरीन एल्गी है, मतलब कि समुद्री शैवाल है, समुद्र की काई, ठीक है? इसमें कोई भी जड़ें नहीं होती है, कोई भी पत्ती नहीं होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है मरीन इकोसिस्टम में, क्योंकि मछलियां आकर इसको खाती हैं। बहुत बड़ा जो सीवीड हम लोग को देखने को मिलता है वो डेंस वाटर फॉरेस्ट की तरह होता है, जिसको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। केल्प फॉरेस्ट सिंपल शब्दों में समझो तो समुद्र के नीचे का जंगल, जो कि बहुत सारे फिश, स्नेल, सी उर्चिन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है ना, तो उनको बेसिकली ये खाना और शेल्टर, मतलब कि आवास प्रोवाइड कराने के काम करते हैं। अब सीवीड को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप में। एक ग्रीन सीवीड होती है जिसको क्लोरोफाइटा कहते हैं, लिख लो ये। एक ब्राउन सीवीड होती है जिसको फेइयोफाइटा कहते हैं और एक रेड सीवीड होती है जिसको रोडोफाइटा कहते हैं। कॉमन प्रजातियां जो यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है सीवीड्स की, वो है ये प्रजातियों के नाम लिख लो। गैलीडेलिया, एक्रोसा, ग्रेसिलेरिया, एड्यूलस एड्यूलिस और सरगैसम एस्प। तो ये हम लोग को 3 प्रजाति देखने को मिल रही हैं। अब देखो 2019 में पूरे दुनिया भर में सीवीड का प्रोडक्शन इंक्लूडिंग उसका कल्टीवेशन और कलेक्शन, यानी कि उनकी खेती, अप्रोक्सीमेटली 35.8 मिलियन टन थी और कलेक्शन जो था 1.1 मिलियन टन था। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है और यहीं पर ही पूरे दुनिया भर की 97% प्रोडक्शन यहां पर नजर आता है। और इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा सीवीड का प्रोडक्शन होता है, ये लिख लो बस, कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा सीवीड का प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर लगभग 33,345 टन सीवीड जो है वो हर साल इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई उत्पादन इसका हम लोग को देखने को मिलता है। प्राइमरली कहां पर? तमिलनाडु में। ये भी लिख लो आप, तमिलनाडु के अंदर हम लोग को सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सीवीड प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर सीवीड सेक्टर, इंडिया की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है सीवीड सेक्टर में, वो 1% से भी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2021 में पूरे दुनिया भर का सीवीड मार्केट जो है उसकी वैल्यू 9.9 बिलियन थी, सोचिए आप। इसमें मेजर कंट्रीज जो है वो है चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया और मलेशिया। लिख लो आप ये भी, क्योंकि देखो टारगेट सीवीड पर है हमारा आज की रेट में, सीवीड प्रोडक्शन पर, तो ये पूरी चीजें आपको सीवीड से रिलेटेड पता होनी चाहिए। कोरिया जो है वो लीड करती है सीवीड एक्सपोर्ट में, 30% उसका मार्केट शेयर हमें देखने को मिलता है एक्सपोर्ट्स के मामले में। और चाइना जो है उसका भी सिमिलर शेयर हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला लिखना, ये वाली चीज लिख लो ऊपर वाली, ए वाला पॉइंट। इंडिया के सीवीड रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो तमिलनाडु तो मैंने आपको बता ही दिया, गुजरात, अंडमान निकोबार में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। और कुछ सी बेड्स ऐसे हैं जो कि मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, कारवार, वर्कला, विजिंगम, पुलिकेट तमिलनाडु के अंदर, और आंध्र प्रदेश और चिलिका ओडिशा के अंदर, यहां पर भी बहुत ज्यादा हम लोग को सीवीड के बेड्स जो है वो नजर आ जाते हैं। तो मतलब पोटेंशियल हमारे पास है। अब ये लिख लो आप, सीवीड मिशन हमारा है जो इसको 2021 में जो है वो लॉन्च किया गया था, समुद्री शैवाल मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सीवीड की फार्मिंग को कमर्शियलाइज करें।
राइट? क्योंकि इसका फायदा जो है वो एक्सपोर्ट में भी बहुत ज्यादा होता है और हमारे पास पोटेंशियल भी है क्योंकि हमारी 7,500 किलोमीटर की जो है वो कोस्ट लाइन है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हम लोग को देखने को मिलती है। ये फिश कल्टीवेशन के लिए, इसमें भी ये मतलब फिश फार्मिंग के लिए, इसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है कि सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया है, राइट? तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर और सीएमएफआरआई यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी ये कहा है कि भाई सीवीड बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि केडलमाइन टीएम, इम्यूनलजिन एक्सट्रैक्ट और केडलमाइन टीएम एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिक एक्सट्रैक्ट, ये इको फ्रेंडली ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो डेवलप किया गया है। यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, जो मल्टी न्यूट्रिएंट वाली जो हम लोग को टैबलेट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती, राइट? न्यूट्रिशन वाली टैबलेट्स, तो वो इससे जो है बन रही है सीवीड से। और एक हम लोग को पार्क भी देखने को मिल रहा है, ये भी लिखो आप, जो कि तमिलनाडु के अंदर डेवलप किया गया सीवीड पार्क, मतलब डेवलप किया जा रहा है मल्टीपर्पज सीवीड पार्क। अब सीवीड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो विटामिन ए, B1, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और नियासिन, ये पूरी चीज इसके अंदर होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी होती है। इसके अंदर एमिनो एसिड हमें देखने को मिलता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेडिसिनल पर्पस इसका हम लोग को देखने को मिलता है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे मुझे है, राइट? जिसमें मेरा खुद का इम्यून सिस्टम मेरे जो अच्छे जो सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, उनको अटैक करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसके अंदर है, राइट? कैंसर पर्टिकुलरली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं, ल्यूकीमिया जो होते हैं, उनको फाइट करने में जो है वो हेल्प करता है। तो कैंसर से लड़ने में भी बहुत अच्छा, और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी काफी अच्छी है। फिर बायोएक्टिव मेटाबॉलिटीज, मैन्योर के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि उसमें भी किया जा सकता है एग्रीकल्चर में। फूड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, माइनिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग है। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताई दिया इसका उपयोग है, राइट? सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी, क्योंकि ये एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स, खाना, सब कुछ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखो अब ये सीवीड एक प्रकार का वेस्ट है, उससे न्यूट्रिएंट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बन रहा है, तो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। नीति आयोग का रिकमेंडेशन भी यही है कि भाई इससे रिलेटेड बेटर पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, और वो जो है वो इसकी देखभाल करेगी इसके एक्सपोर्ट वगैरह में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग को जो है वो करना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है इस क्षेत्र में। बस ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम के अंदर है, लिख लो ये काजीरंगा कार्बी एंगलोंग लैंडस्केप का पार्ट है, और यहां पर वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो पाए जाते हैं जो एंडेंजर्ड है। नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज जो है वो फॉरेस्ट लैंड पर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। अब भाई देखो, आपको अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है इस क्षेत्र में तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोट किया कि यहाँ पर प्रॉपर फॉरेस्ट क्लियरेंस जो मतलब के बिना एक्टिविटीज जो है वो चल रही है, यानी कि किसी को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला है, उसके बावजूद भी वो एक्टिविटी कर रहा है। तो ये इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। फिर इलीगल स्टेटस ऑफ आइडल्स एंड टेम्पल्स से रिलेटेड ये टॉपिक, सॉरी, लीगल स्टेटस ऑफ आइडल्स एंड टेम्पल्स से रिलेटेड टॉपिक है। मतलब आइडल्स मतलब मूर्तियां, तो ये बताया जा रहा है कि मंदिरों में मूर्तियों की कानूनी स्थिति के बारे में एक टॉपिक आया है। तो मद्रास हाईकोर्ट जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति हम लोग को देखने को मिलती है एज ज्यूरिस्टिक पर्संस विद लीगल राइट्स, मतलब मूर्ति को जो है वो अब लीगल राइट जो है वो दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग होल्डिंग प्रॉपर्टी एंड एंगेजिंग इन लीगल एक्शंस। मतलब आप भगवान की मूर्ति को जो है वो लीगल मतलब केस पे जो है वो लगा सकते हो, राइट? यानी कि भगवान के नाम से अब केस चल सकता है। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में ये है। डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रियाई, ये चीज ध्यान में रखना। पेरेंट्स ये लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स पेट्रिया डॉक्टर का जो ये सिद्धांत है, इसने मतलब ये कहा है कि अथॉरिटी जो है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ आइडल्स, मतलब इस सिद्धांत के तहत जो अधिकार होते हैं मूर्तियों के, तो उसकी यहां पर बात की गई है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन आइडल को जो है वो दिया गया है एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन के तौर पर, मतलब वो लीगली एक्शंस ले सकते हैं
मतलब उनके नाम पर एक्शंस लिया जा सकता है। इसका डिस्कस भी किया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास के केस में। तो तमिल मद्रास हाई कोर्ट ने जो है उसमें ये बोल दिया कि अब भगवान मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां हैं, तो उसके भी लीगल अधिकार हम लोग को देखने को मिलेंगे। उनके नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर हो सकती है। अब इसके अलावा ये एक ऐसी ये वाला टॉपिक है, इसी इसी जो मैंने भी आपको टॉपिक बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने की 150 वर्ड्स में। तो चलिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।